हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है चार्ज्ड पार्टिकल का जो इफेक्ट है, मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा या कैसी फोर्स लगेगी और उसका ट्रैक क्या ट्रेस्ड होगा जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था कि केस नंबर 2 और केस नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 2 में हमने ये माना था कि अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल के ऊपर चलता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर तो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर होगा, और अगर 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री से एक्सेप्ट उसका कोई भी और एंगल हो, जो कि आपका केस 3 था, तो हमने उसमें देखा था कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ ट्रेस्ड होता है वो क्या होता है, हेलिकल। अब हमने अपने यूनिट 3 के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मूव करना है और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, उसकी हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड होगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी क्या एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। द रीजन इज दैट, अब रीजन क्या है, हमने ये चीज तो सीख लिया कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर होगा तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, जिसका फॉर्मूला था Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इसके ऊपर हम सारी बात कर चुके हैं। अब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। ये सारा काम हम यूनिट 2 के अंदर कर चुके हैं, और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है और करंट की क्या वैल्यू है, ये सारा कुछ हमने किया था यूनिट 2 के अंदर। अब हमने उसी चीज को यूनिट 3 में भी यूटिलाइज करना है और एक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना है कि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर, जब एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट चलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और आपने कंडक्टर को यानी अपनी उस वायर को जिसके अंदर करंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर आपने रखा हुआ है। दिस मींस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस कंडक्टर के अंदर जिसको आपने प्लेस किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जो भी फोर्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे उन्हीं सभी इलेक्ट्रॉन्स को फील करने वाली जो फोर्स है, जब हम उसको सम टोटल कर देंगे यानी उसको पूरा ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज द फोर्स फेल्ट बाय द कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर मतलब चार्ज नहीं है, सॉरी, विच इज द फोर्स फेल्ट बाय द कंडक्टर, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है मींस उसके अंदर चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी मूव कर रहे हैं। अब हमने यही काम करना है कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर सपोज किया, दिस इज योर कंडक्टर हैविंग द फाइनाइट लेंथ, और इस कंडक्टर की लेंथ जो है हमने क्या सपोज कर ली, L। यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है वेयर L, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को हमने z एक्सिस के अलोंग प्लेस किया है इस तरीके से कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, दिस इज कैपिटल I, और ये करंट जो है वो z एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या सपोज की है, x एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका x एक्सिस के अलोंग है, करंट जो है वो इस एक्सिस यानी z एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है, और लेंथ हमने इस कंडक्टर की सपोज कर ली है L। अब देखो, जिस तरफ करंट फ्लो करेगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भी लूं तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी वैल्यू मैं v ले रही हूं उसकी डायरेक्शन होगी दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B इन दिस डायरेक्शन, और आपके पास जो है लेंथ जो है इस कंडक्टर की हमने क्या सपोज कर ली है, L। निकालना टारगेट क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू या व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज फेल्ट बाय दिस कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कंडक्टर इज कैरिंग अ करंट कैपिटल I, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि स्मॉल n जो है सबसे पहला टारगेट है, हमने स्मॉल n सपोज कर लिए। लेट स्मॉल n इज इक्वल टू द नंबर डेंसिटी, डेंसिटी ही ले रही हूं मैं, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपली नंबर मत लिखो, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है दैट इज स्मॉल n, यानी स्मॉल n आपके पास क्या है, बेसिकली डेंसिटी का मतलब क्या है,
इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है। और कैपिटल मैंने क्या सपोज कर लिया, कैपिटल ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो भी वायर है वो वायर का शेप डेफिनेटली सिलेंड्रिकल शेप होगा, और किसी भी सिलेंडर की मोटाई कितनी है, दैट मींस उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये सर्कल मुझे दिख रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पेन, ठीक है। तो कैपिटल ए हमने सपोज कर लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्मॉल एफ एम। स्मॉल एफ एम आपके पास क्या है, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स को हमने क्या सपोज कर लिया, स्मॉल एफ एम। अब ये स्मॉल एफ एम निकालना है हमने। अब फॉर्मूला हमें पता है एफ एम का क्या होता है, तो एफ एम का जो फॉर्मूला है दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। लेकिन क्यू की जगह चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो लिखेंगे माइनस ई, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ई। वेलोसिटी हमने इलेक्ट्रॉन की v मानी है, और जो b है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं v, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक ही वेलोसिटी हमने ली है v। इट इज अंडरस्टूड दैट कि ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एक एवरेज वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे उसको vd नहीं लिखना, लिखना तो vd लिख लो, अदरवाइज v का मतलब अंडरस्टूड है कि ये कौन सी वेलोसिटी है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल लिया, तो मार्क इट एज योर इक्वेशन नंबर 1। तो बोर्ड को हम पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन हमने बना ली है, दैट इज ऑफ एफ एम। अब हमने सपोज करना है एक एलिमेंट, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने एक एलिमेंट सपोज किया, इस एलिमेंट की लेंथ मैंने क्या ले ली है, dl। तो आगे लिखेंगे हम कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। मैंने dl लेंथ का एक एलिमेंट सपोज कर लिया। अब मुझे ये पता करना है कि इस एलिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मेथड क्या है, स्मॉल एन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से, क्योंकि जो स्मॉल एन फैक्टर है वो नंबर डेंसिटी है, यानी स्मॉल एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम को इधर लेके आऊं तो स्मॉल एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट किसके बराबर होगा, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। ये वॉल्यूम हमने किसका लेना है, एलिमेंट का ही वॉल्यूम लेना है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट में क्या हो जाएंगे, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय। अब वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कैसे निकाले, ये जो एलिमेंट है दिस इज सिलिंड्रिकल इन शेप, और किसी भी सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम लूं और उस वॉल्यूम को मैं dv बोल दूंगी तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें मीटर क्यूब बनता है ना, डायमेंशनली करेक्ट है। तो एरिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पूरे के पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या सपोज किया है, कैपिटल ए। तो इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, कैपिटल ए। और इस एलिमेंट की लेंथ मैंने क्या सपोज की है, dl। तो इसका मतलब dv का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। उसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल ए मल्टीप्लाइड विद dl। तो लिखेंगे स्मॉल एन मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, इट इज कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय dl। तो ये बन गया n into a into dl। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एलिमेंट। अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट में मिल गया। अब मुझे चार्ज पता करना है कि मेरे एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना है। तो चार्ज फ्लोइंग इन एलिमेंट, जो एलिमेंट के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है उस चार्ज को सपोज कर लो dq। तो चार्ज कैसे निकालोगे, अब मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मूव कर रहे हैं किसी एक एलिमेंट के अंदर से या किसी वायर के अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय ई। ऐसे ही इस एलिमेंट में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है जिसको मैंने dq बोला, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, Na इंटू dl। ये तो है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो इस एलिमेंट में है, तब वही चलेंगे जो एलिमेंट में है। मल्टीप्लाई किससे कर दो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी स्मॉल ई से,
तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग विद इन दी एलिमेंट, यानी डी क्यू। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस हमने निकाल ली। अब उसके बाद हमने निकालना है इस एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम निकाल चुके Fm। अब हमारा काम है कि फोर्स एक्टिंग ऑन दी एलिमेंट, ऑन दिस एलिमेंट। तो अब निकालना है फोर्स, अभी यहां पे लिख रही हूं मैं, फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट। जो भी फोर्स एलिमेंट के ऊपर एक्ट कर रही है उसको मैंने सपोज कर लिया dF, ऊपर वेक्टर और पैर में मैंने डाल दिया m। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू फोर्स जो एलिमेंट के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है, और एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स आप निकाल चुके हो और मुझे ये भी पता है इस एलिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये स्मॉल fm फोर्स तो लगनी ही है। तो टोटल फोर्स इस एलिमेंट पे कितनी लगेगी कि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल fm फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल fm। लेकिन मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी है, मेरे पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, स्मॉल n इंटू a इंटू dl, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एलिमेंट के अंदर जो है। तो यानी जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट यानी DFM है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट के अंदर है मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, दैट इज स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू dl। तो लिखेंगे स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू dl, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो आपके पास कितनी है, स्मॉल fm, इसके ऊपर मैंने वेक्टर डाल दिया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, DFM की। अब मेरे पास स्मॉल fm की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में है, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा स्मॉल n इंटू a इंटू dl, साथ में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ e इंटू v क्रॉस b। ठीक है, ये आपके पास बन गई टर्म। अब हमने इसको ओपन अप करना है। अब आगे देखो, अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो हमने DFM निकाल लिया है, तो DFM मैं फिर से लिख रही हूं, तो DFM विल बी इक्वल टू DFM इट इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू DL। ठीक है, माइनस के साइन को मैं आगे ले आई और साथ में किसको प्रोडक्ट किया, ई को, इस पार्ट को एक ब्रैकेट में किया, ई है ना, साथ में क्या है v क्रॉस b, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, v क्रॉस b एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब आगे देखो, जो ये वाला फैक्टर है स्मॉल n इंटू a इंटू dl इंटू e, इस फैक्टर को देखो इक्वेशन नंबर 2 से, स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू dl इंटू e, ये किसके बराबर है, दिस इज द चार्ज dq, यानी चार्ज फ्लोइंग इन द एलिमेंट या टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट इन द एलिमेंट। तो हम ये फैक्टर को dq ऑलरेडी निकाल चुके हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो फ्रॉम 2 आपके पास क्या बन जाएगा, DFM इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq, वेयर dq क्या है, टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट विद इन दिस एलिमेंट। और टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, तो यानी dq, और साथ में क्या आ रहा है, v क्रॉस विद b। अब हमने करना है थोड़ा सा चेंज, v नो, अब v वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस एलिमेंट के अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं ना, पूरे कंडक्टर के लिए तो हम अभी काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं। एलिमेंट का आंसर निकालने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन करके पूरे कंडक्टर के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ एलिमेंट को देखिए तो एलिमेंट में जो टोटल लेंथ किसी भी इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस करनी है वो कितनी है, dl। ठीक है, तो यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है इलेक्ट्रॉन्स ने, वो डिस्टेंस आपके पास क्या है, dl, और डिवाइड बाय टाइम कितना है, dt। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। माइनस के साइन का रीजन क्या है कि जो आपके पास लेंथ एलिमेंट ट्रेस होना है, लेंथ एलिमेंट ट्रेस होता है करंट की डायरेक्शन में, लेकिन ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट है। इसका मतलब वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है
लेकिन डीएल एलिमेंट जो है वो करंट की डायरेक्शन में यानी कि उसके ऑपोजिट है। तो माइनस का साइन सिर्फ इसीलिए लगाया है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट डीएल बोथ आर ऑपोजिट। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे माइनस का साइन इसलिए बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर आर ऑपोजिट। लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर बोथ आर ऑपोजिट। ठीक है, तो ये लास्ट वाले पार्ट की हमें जो जरूरत थी इसीलिए मैंने रब नहीं किया था, अब इसको मैंने यूज कर लिया, तो अब ये पार्ट भी मैं रब कर रही हूँ। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी अब हम एलिमेंट के लिए काम कर चुके हैं सारा। अब यही वेलोसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा DFM इज इक्वल टू, DFM मतलब द टोटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट हैविंग द लेंथ DL। तो माइनस का साइन पहले एज इट इज लिखा, DQ वेलोसिटी की जगह पे फिल किया माइनस ऑफ DL अपॉन DT और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड B के साथ। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा DQ। अब DT को इधर ले आओ, तो DQ अपॉन DT को मैंने एक ब्रैकेट में किया और साथ में मेरे पास क्या आ रहा है DL वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय B वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आगे अब DQ अपॉन DT मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इसको तो हम क्या कहते हैं करंट, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं DQ अपॉन DT को करंट I, और साथ में आपके पास क्या है DL का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड B के साथ। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया DFM का। तो DFM आपके पास क्या है, दिस DFM इज बेसिकली द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड। DFM क्या है, दिस इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस एलिमेंट। एलिमेंट के कारण हम आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन हमें तो पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए काम करना है। तो इसका मतलब जो टोटल फोर्स या टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर विच इज कैरिंग द करंट, वो क्या होगी इंटीग्रेशन ऑफ DFM। क्योंकि जब हम एक एलिमेंट के लिए काम कर लेते हैं तो कंप्लीट आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ DFM किया, जब इंटीग्रेशन ऑफ DFM करेंगे तो सिंबल क्या आ जाएगा, नया सिंबल दैट इज FM, ऊपर वेक्टर, इट इज इक्वल टू। अब DFM की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, दिस, इसको प्लेस कर दो इंटेग्रल के अंदर, तो I इंटू DL क्रॉस विद B। अब देखो I ऑलरेडी मैं टोटल करंट ले चुकी हूँ, B मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी टोटल है, तो D किसके साथ चल रहा है, लेंथ के साथ D चल रहा है ना, तो इंटीग्रेशन भी DL का होगा। जब DL का इंटीग्रेशन होगा यानी इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, I बाहर आ गया DL क्रॉस विद B। तो जब लेंथ एलिमेंट DL का इंटीग्रेशन होगा तो कंप्लीट लेंथ ऑफ द कंडक्टर आएगी, जिसको हमने क्या सपोज किया हुआ है L। तो यानी आपके पास आंसर आ जाएगा FM वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। तो दिस इज योर रिलेशन। जो हमें रिलेशन डिराइव करना था उस रिलेशन के ऊपर पहुंच गए, और रिलेशन आपके पास अभी ये सॉल्व होके आया है, से करना पड़ेगा। अब देखो रिलेशन आपके पास सॉल्व होके निकला है, अभी हमने इसके केसेस भी करने हैं। तो यानी ये पूरा जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट कर रही है FM, उसका फॉर्मूला क्या है I इंटू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B के साथ। जहां पे जब मैं L क्रॉस B को खोलूंगी तो L क्रॉस B के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो साइन थीटा आता है। तो यानी इसको ओपन अप करेंगे तो फॉर्मूला अगर वेक्टर फॉर्म के बिना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो लिखेंगे I इंटू L इंटू B और साथ में क्या आएगा साइन थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है इन दोनों के बीच में क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो हमने लेंथ एलिमेंट सपोज किया है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस में, यानी वायर को हमने जेड एक्सिस में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड को हमने किस में रखा है, एक्स एक्सिस में। तो अगर हम वायर को जेड में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्स एक्सिस में रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इस केस में आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। यानी इस केस के लिए अगर हम काम करें, इस डायग्राम के लिए आपके पास आंसर आएगा ILB और साइन 90 डिग्री। अब मैं डायरेक्शन क्लियर करती हूँ, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला आपके पास यही है जो हमने निकाला है,
यानी I इंटू एल क्रॉस बी, क्योंकि जरूरी थोड़ी है वायर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हो, कोई भी एंगल पे हो सकती है, लेकिन जो हमने डायग्राम सपोज किया है उस डायग्राम में आपके पास लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमने ये पता करना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला हमने बना लिया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करती है, और इस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, दैट इज Fm इज इक्वल टू, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला है Fm इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय L क्रॉस B, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला हमारे पास आ गया। नाउ वी विल गो फॉर द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालनी कैसे है, डायरेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी हम कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी आपके पास क्या होता है, आंसर विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर का जो आंसर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे रूल जो हमने यूज करना है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक बार अब मैं फिर से लिख देती हूँ, अब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो आपके पास फिंगर फर्स्ट है, फर्स्ट फिंगर आपको किसकी डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में। जो आपके पास मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर उसको आपको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या बेटर इज टू राइट इट एज करंट, ये सही वर्ड है कि करंट की डायरेक्शन में। तो थंब जो है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम यूज करते हैं चेक करने के लिए। अब वैसे हमें समझ में भी आ रहा है, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लगाएं तो इस डायग्राम के अंदर मैंने लेंथ को किस डायरेक्शन में सपोज किया, करंट की डायरेक्शन में मेरी लेंथ है, यानी बाहर की तरफ, यानी दिस इज द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो लेंथ के साथ मेरा वेक्टर जो आने वाला है पॉजिटिव जेड एक्सिस का क्या आएगा, के कैप। और बी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने किस डायरेक्शन में सपोज किया, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी आई कैप। तो जब हम k का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ करते हैं तो k क्रॉस i आंसर क्या होएगा, j कैप। यानी अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट से आंसर निकालूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन ये आनी चाहिए, j कैप मींस पॉजिटिव y एक्सिस, यानी Fm मेरे पास इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो जो आंसर मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट से आया है वही आंसर फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सेम आंसर आता भी है कि नहीं। अब देखो, अब आपने फर्स्ट फिंगर को किस डायरेक्शन में रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस वे। जो आपकी मिडिल फिंगर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब सी मैं 3D पिक्चर बना रही हूँ, ये वायर जो है मैंने बनाई इस तरीके से है, बट एक्चुअली में वायर इज प्लेस्ड लाइक दिस। ये वायर ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी 3 एक्सिस कैसे है, वायर हमने ऐसे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में, यानी वायर इज इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस जिसमें करंट पॉजिटिव जेड एक्सिस में फ्लो कर रहा है। अब डायग्रामेटिकली मैं इसको कैसे दिखाऊं, इसको ऐसे दिखाने का मतलब क्या है कि ये ऐसे है, ये डायरेक्शन है, वायर की करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में लिया और वायर को हमने पॉजिटिव जेड एक्सिस में रखा है, यानी करंट पॉजिटिव जेड में चल रहा है, ठीक है। अगर करंट पॉजिटिव जेड एक्सिस में चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके ऑपोजिट यानी अंदर की तरफ है, और ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस, जिसमें मैंने फोर्स निकालनी है फ्लेमिंग्स रूल यूज करके। अब देखें, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो थंब के पास एक ही डायरेक्शन बची, दैट इज अपवर्ड। तो यानी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा रही हूँ तो भी मेरे पास आंसर पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही आ रहा है, और अगर मैं सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर जे कैप ही आ रहा है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस। इट मींस आपने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में चीज याद रखनी है कि मिडिल फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट नॉट वेलोसिटी। अगर तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो करंट और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो है अंदर की तरफ, लेकिन करंट जो है वो क्या चल रहा है, बाहर की तरफ। तो मिडिल फिंगर हमने हमेशा करंट से डिसाइड करनी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे इन मतलब जो हमने पहले प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हमने क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन में मैंने क्लियर किया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको कैसे यूज करना है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही होगी, लेकिन अगर आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो वेलोसिटी और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है, जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, इसमें आपके पास जो मिडिल फिंगर है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट के लिए यूज होती है, नॉट फॉर वेलोसिटी।
तो यानी यहाँ पे मैंने करंट की बात की, तो इलेक्ट्रॉन चल तो अंदर की तरफ लाया लेकिन करंट किधर था, बाहर की तरफ। इट मींस फर्स्ट फिंगर फील्ड में, ये मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड। अगर आप ये फिंगर को अंदर की तरफ ले लेते हो वेलोसिटी की तरफ, तो आपकी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगी, आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना है इस चीज को। और अगर नहीं क्लियर होता है तो आप वेक्टर प्रोडक्ट से आंसर निकाल के देखो कि जे कैप आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दो केसेस इसके अंदर आपने खुद ट्राई करने हैं। केस 1 में हमने ये लेना है, अब मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि केस 1 में हमने ये सपोज करना है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। थीटा 0 और 180 डिग्री होने का सिंपल मतलब ये है, अब मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा तो एंगल है ना, तो यानी अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, इट मींस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और आपने वायर को ऐसे ही रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्योंकि वायर का जो लेंथ वेक्टर है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और लेंथ वेक्टर भी इसी तरफ हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आपने कंडक्टर को रखा तो ऐसे है, लेकिन कंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आप फ्लो करवा रहे हो, तो करंट इस तरफ, तो इट मींस आपका लेंथ वेक्टर एल भी इस तरफ होगा। तो इस डायग्राम के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 180 डिग्री। अगर थीटा 0 है या थीटा 180 है, इट सिंपली मींस दैट कि कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो एफएम का आंसर आएगा, तो एफएम का आंसर हम निकालें तो एफएम का आंसर होता है, ये पड़ा आपके पास फॉर्मूला, I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 0 डिग्री, या फिर आई एल बी इंटू साइन 180 डिग्री। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री, ये 180 है, इट इज रिटन एज 180 डिग्री, ये दोनों का ही आंसर क्या होता है, 0। इसका मतलब जब भी आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड है, तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा इन सच अ वे दैट कि वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल रखा गया है, यानी उसका लेंथ या उसका करंट का डायरेक्शन पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इस केस में वो कोई भी लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, पहली बार। अब ये फर्स्ट केस था, और केस नंबर 2 आपके पास है अगर थीटा 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 का केस तो हमने ऑलरेडी किया है, तो केस 2 में आपने क्या कर देना है, केस 2 मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 है, तो थीटा की वैल्यू 90 है, तो इसका मतलब जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो आई एल बी साइन थीटा यानी साइन 90, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई एल बी। और आई एल बी इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज कंडक्टर। यानी अगर थीटा 0 या 180 है तो कंडक्टर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स जो है उस कंडक्टर ने क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, जिस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर रखा है। तो इतना पार्ट जो है उसको पॉज करो और नोट डाउन कर लो। मेन आपका टारगेट क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसी फॉर्मूला का एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप का न्यूमेरिकल जो है इस फॉर्मूला को यूज करके आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज किया, इसके रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने और फ्रेंड्स के साथ और जो भी आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट काम जो है आपने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर अप करें।